गुड मॉर्निंग। आज हम 11वीं कक्षा के ऑटोमोटिव सब्जेक्ट का यूनिट 2 का दूसरा सेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम फास्टनर के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले सेशन में नट और बोल्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टड, वाशर और रिबट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टड के बारे में पढ़ते हैं। ऑटोमोटिव स्टड्स आर मैकेनिकल फास्टनर। स्टड मैकेनिकल फास्टनर होते हैं। इनके दोनों एंड्स पर थ्रेड्स होते हैं। सिंगल एंड पर भी थ्रेड्स होते हैं कुछ स्टड्स में। एक एंड को ऑब्जेक्ट में स्क्रू किया जाता है और दूसरे एंड पर नट लगाया जाता है। स्टड्स एक डबल एंड वाला फास्टनर है। यह दोनों एंड से फास्टनर किया जाता है। यह डायग्राम है व्हील स्टड की। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टड का एक एंड फिक्स है, मींस स्क्रू किया गया है, और दूसरे एंड पर हम व्हील को लगाने के बाद नट लगाते हैं। इसमें आप 5 स्टड्स को देख सकते हैं। 5 स्टड लगाए गए हैं, मतलब हमें 5 नट लगाने पड़ेंगे जब हम व्हील को इस स्टड के ऊपर लगा देंगे, उसके ऊपर से। नेक्स्ट, स्क्रू इन स्टड। ये डायग्राम है स्क्रू इन स्टड्स की। बीच में आप देख सकते हैं एक डायग्राम में बीच में शैंक है। ये खाली जो पोर्शन है इसको हम शैंक कहते हैं, और इसके दोनों एंड्स पर थ्रेड्स हैं। स्टड की डायग्राम स्क्रू इन स्टड है, मीन्स इसका एक एंड हम स्क्रू कर देते हैं और ऊपर से असेंबली रख के दूसरी साइड से नट लगा देते हैं। ये प्रेस इन स्टड है। इनको भी हम व्हील स्टड में यूज़ करते हैं। हब के बैक साइड से होल्स में इन स्टड को इंसर्ट करके प्रेस करते हैं। प्रेस करने पर हेड के नीचे जो नर्लिंग की है वह होल में फंस जाती है। जैसे आप देख सकते हैं हेड के राइट साइड नर्लिंग की गई है, ग्रूव्स देख सकते हैं। इनका जो डायमीटर है वो होल के डायमीटर से ज़्यादा होता है, जिस वजह से जब हम इनको प्रेस करते हैं तो ये होल के अंदर फंस जाता है नर्लिंग वाला पोर्शन, और फिर ये फिक्स हो जाता है इस ये वाला हेड वाला जो इसका एंड है। और दूसरी साइड से हम असेंबली को रख के, जब व्हील को रख के ऊपर से नट के साथ हम असेंबली को टाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये इंजन स्टड है। देख सकते हैं इनमें स्टड्स लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टड लगाए गए हैं, और ऊपर से हम जैसे सिलेंडर हेड को इसके ऊपर फिक्स करना है वो हम नट लगा के इसके ऊपर फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाशर एक डिस्क के आकार की पतली सी प्लेट होती है। इसके मिडल में होल होता है। बाशर का उपयोग थ्रेडेड फास्टनर के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है, जैसा कि स्क्रू, नट, इनके लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना। इसका उपयोग हम स्पेसर, स्प्रिंग, लॉकिंग डिवाइस के तौर पर भी कर सकते हैं। यह वाइब्रेशन को रिड्यूस करने में भी सहायता करता है। इनका नॉर्मली जो आउटर डाया है वह इनर डाया की विड्थ से 2 गुना होता है। यह डायग्राम है वाशर की। इसमें आप देख सकते हैं एक वाशर का इंटरनल डायमीटर है और एक इसका आउटर डायमीटर होता है। नेक्स्ट है रिबर्ट्स को हम सेमी परमानेंट फास्टनर भी कहते हैं। इनके एक एंड पर हेड होता है और एक सिलेंड्रिकल शेप की शाफ्ट के आकार में यह होती हैं। हेड के अपोजिट साइड को हम बकटेल कहते हैं। ऐसी डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं रिबर्ट्स को। इसके जो अपोजिट हेड का जो अपोजिट एंड है उसको हम बकटेल कहते हैं। यह एक पुराना फास्टनर है जिसका उपयोग लकड़ी की बोट बनाने में करते थे, परंतु अब इनका उपयोग ऑटोमोबाइल की गाड़ियों की बॉडी बनाने में, एयरक्राफ्ट, रिज, क्रेन्स एंड फ्रेम बनाने में भी किया जाता है। यह डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं रिबर्ट्स की छोटी छोटी रिबर्ट्स दिखाई गई हैं। एक साइड हेड है और दूसरी साइड को हम बकटेल कहते हैं। जिस भी असेंबली में हमने जिसको फिक्स करना है, जैसे 2 प्लेट्स को जोड़ना है, तो होल करके हम एक हेड वाली साइड से रिबट को रखते हैं और दूसरी साइड से हम हैमरिंग कर देते हैं। तो ये वाला जो दूसरा पोर्शन है वो डक्टाइल होता है, जिसकी वजह से वो फैल जाता है और 2 प्लेट्स आपस में जुड़ जाती हैं। जब भी हमने उन प्लेट्स को अलग अलग करना है तो हमें इसके हेड को काटना पड़ेगा, मतलब रिबट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी हम उन प्लेट्स को अलग अलग कर सकते हैं। नहीं तो हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं जब तक वो रिबट्स के साथ फास्टन की हुई हैं। नेक्स्ट है सर्कलिप भी एक फास्टनर होता है। यह एक रिंग के आकार का होता है। यह एक फ्लेक्सिबल मेटल रिंग होती है। इसके एंड्स ओपन होते हैं। इसको किसी ग्रूव में फिक्स किया जा सकता है। इनका उपयोग रोटेटिंग डिवाइस में करते हैं। यह रोटेशन को अलाउ करता है पर लेटरल मूवमेंट नहीं होने देता।
इनको शाफ्ट के ऊपर या बोर में भी फिट किया जा सकता है। यह पिन कनेक्शन की सिक्योरिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनको पिस्टन पिन या गजन पिन की सिक्योरिटी के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इनको हम क्लिप्स भी कहते हैं। ऐसा होता है सर क्लिप, देख सकते हैं आप डायग्राम में। इसको हम किसी ग्रूव के ऊपर फिट कर देते हैं, जिसकी वजह से यह रोटेशन को तो अलाउ करता है पर उसकी लेटरल मूवमेंट को नहीं होने देता है। जैसे गजन पिन या पिस्टन पिन में हम उसको लो करने के लिए, उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सर क्लिप प्लायर के साथ इसको थोड़ा सा खींच के स्नैप करके उसके ग्रूव के ऊपर हम इसको फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ ब्रोकन फास्टनर इन ऑटोमोबाइल ड्यू टू जर्क वाइब्रेशन एंड क्रोजन स्क्रू गेट ब्रोकन। ऑटोमोबाइल में जर्क की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से या क्रोजन जंग लगने की वजह से क्या हो जाता है, स्क्रू टूट जाते हैं। इट लीड्स टू डिसलोकेट द असेंबली। इस वजह से असेंबली क्या हो जाती है, डिसलोकेट हो जाती है, अपनी जगह से आगे पीछे हो जाती है। इट इज़ नेसेसरी दैट इट शुड बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड। इसलिए यह आवश्यक है कि इसको रिमूव कर दिया जाए या रिप्लेस कर दिया जाए। सिमिलरली इम्प्रॉपर यूजेज ऑफ स्क्रू ड्राइवर विद इट्स स्नैप हेड स्क्रू हेड गेट स्पॉइल्ड। अगर हम इम्प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से स्क्रू का हेड स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू टाइट लूजन एंड रिमूवल ऑफ स्क्रू। इसलिए यह मुश्किल हो जाता है कि उसको स्क्रू को टाइट किया जाए या लूज़ किया जाए, उसको रिमूव किया जा सके असेंबली से। द ब्रोकन एंड स्पॉइल्ड स्क्रू को फिर हमें कैसे निकालना है उसके बारे में देखते हैं। मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ डैमेज स्क्रू एंड बोल्ट। अगर बोल्ट और स्क्रू डैमेज हो जाए तो उसको कैसे बाहर निकालेंगे। इफ़ द स्क्रू ड्राइवर स्लिप्स ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ ग्रूव ऑब्लिक स्क्रू बे। अगर ग्रूव बाइड हो गया है जिसकी वजह से स्क्रू ड्राइवर स्लिप हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यूज़ हेक्सा ब्लेड एंड ड्रेस द ग्रूव। हेक्सा ब्लेड के साथ उसकी ड्रेसिंग कर देंगे ग्रूव की, और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर लगा के जिसकी थोड़ी सी जो स्नैप है वो मोटी हो पहले वाले से, और उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे जिससे वो बाहर आ जाएगा, स्क्रू रिमूव हो जाएगा। इफ़ इट इज़ नॉट रिस्पॉन्डेड, अगर यह काम नहीं करता है तो हमने एक पंच लेना है और उसको हैमर के साथ लाइट ब्लो करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसको, स्क्रू को पंच के साथ लाइट ब्लो करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो स्क्रू लूज़ हो जाएगा। अगर यह भी काम नहीं करता है तो हमने ड्रिल बिट लगाना है ड्रिल मशीन में, जिसका जो डायामीटर है वो कम हो स्क्रू के साइज़ से। उसका स्क्रू ड्रिल बिट का डायामीटर स्क्रू के साइज़ से या डायामीटर से कम होना चाहिए। फिर उसके साथ हम उसको ड्रिल कर देंगे उसके सेंटर में, और उससे वो पूरा स्क्रू बाहर आ जाएगा। ये डायग्राम है स्पॉइल्ड स्क्रूज़ की, जिनके हेड स्पॉइल हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। फिर हम स्क्रू ड्राइवर लगाते हैं तो ये ना तो लूज़ होते हैं ना टाइट होते हैं। फिर इनको निकालने हमने देखा कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। या तो इसको हेक्सा के साथ इसकी हेड की ग्रूविंग करेंगे, या फिर अगर उससे नहीं होता है तो पंच के साथ इनको लाइट ब्लो करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर उससे भी नहीं होगा तो ड्रिल बिट के साथ या ड्रिल के साथ इसको हम ड्रिल कर देंगे और ये पूरा स्क्रू फिर बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ स्पॉइल्ड हेडेड नट बोल्ट। अगर नट और बोल्ट के एज स्पॉइल हो जाएं तो उनको हम कैसे बाहर निकालेंगे। यूज स्पैनर ऑफ स्मॉलर साइज, फिक्स इट ऑन द नट बोल्ट। जो स्पैनर है उसको उसका साइज, उसके एक छोटे नंबर का स्पैनर यूज़ करेंगे, उसको फिक्स करेंगे उसके हेड नट या बोल्ट के ऊपर, और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इट विल कम आउट, और वो बाहर आ जाएगा। इफ़ इट डज़ नॉट कम आउट यूज़ प्रिक पंच। अगर वो बाहर नहीं आ रहा है तो हम पंच का यूज़ करेंगे, पंच और हैमर का, और उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट ब्लो करेंगे धीरे धीरे, और जिससे वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। फिर उसको हम प्लायर के साथ पकड़ के या उसको बेंच वाइज के अंदर, उसके जास के अंदर उसको ग्रिप करके उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इफ़ इट डज़ नॉट वर्क यूज़ द ड्रिल मशीन। अगर ये काम नहीं करता है तो ड्रिल मशीन का उपयोग करेंगे जिसका ड्रिल बिट स्मॉल साइज़ का हो नट या बोल्ट के साइज़ से। नाउ ड्रिल इट एट द सेंटर ऑफ नट बोल्ट, और उसको ड्रिल कर देंगे सेंटर में नट या बोल्ट के। जो भी हमने स्पॉइल वो उसको खोलना है, और उसके एजिस को वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और उसके बाद क्रिपर के साथ हम जो उसके अंदर पार्ट रह गया अंदर, जो उसकी डस्ट है या उसका जो ख़राब पार्ट है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं क्रिपर के साथ।
नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एंटी रस्ट सोल्यूशन। एंटी रस्ट सोल्यूशन आर यूज फॉर डिजॉल्विंग द डस्ट, या डस्ट को डिजॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। रस्ट फ्रॉम द फास्टनर एरिया, जो फास्टनर एरिया वहाँ से रस्ट को डिसॉल्व करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ दिस सोल्यूशन विल मेक फास्टनर कंफर्टेबल ड्यूरिंग रिमूवल और चेंजिंग प्रोसेस। अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो वो फास्टनर को क्या कर देता है, कंफर्टेबल कर देता है जब हम उनको रिमूव कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं। Nowadays Indian as well as imported anti-rust solution spray are available in the market। आजकल इंडियन भी मिल जाती है एंटी रस्ट सोल्यूशन, एंटी रस्ट स्प्रे, और इम्पोर्टेड जिनको हम बाहर के देशों से मंगवाते हैं वो भी हमें अवेलेबल है। इसका यूज़ हम रस्ट को या डस्ट को डिसॉल्व करने के लिए करते हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से नट फास्टनर्स को रिप्लेस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।